नमस्ते। आज गुरुवार 7 अगस्त 2025 है। OneRead.News पर आपका स्वागत है। आज हम भारत और दुनिया भर की कुछ ज़रूरी खबरों पर एक नज़र डालेंगे। कोशिश करेंगे कि उनके पीछे के तथ्य और उनका क्या असर हो सकता है उसे समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। वहाँ से खबर है कि राज्य ने 2024-25 में 11.19% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। ये तो काफ़ी प्रभावशाली आंकड़ा है। क्या इसे हम द्रविडियन मॉडल की एक बड़ी सफलता मान सकते हैं? हाँ, देखिए 11.19% का आंकड़ा हेडलाइन बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है। और वो जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है वो शायद थोड़ा करीब लगता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, सिर्फ ये ग्रोथ रेट पूरी कहानी नहीं बताता। अच्छा, मतलब ये कि हमें दूसरे मैट्रिक्स जैसे कि आय असमानता उसको भी देखना होगा। क्या इस ग्रोथ का फायदा वाकई समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर और अमीर हो रहे हैं? सही बात है। हाँ, तो सुर्खियों और क्या कहते हैं पॉलिटिकल भाषणों से थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। असलियत अक्सर ज्यादा जटिल होती है। बिल्कुल। अच्छा, अगली खबर उत्तराखंड से है, उत्तरकाशी आपदा को लेकर। पहले कहा जा रहा था कि शायद बादल फटने से हुआ, पर अब शक ग्लेशियर झील फटने यानी ग्लोफ पे जा रहा है, या फिर ग्लेशियर के ढहने पर। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्लोफ का मतलब होता है जब ग्लेशियर के पिघलने से जो झील बन जाती है वो अचानक से फट जाए। ओके। ये बदलाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये घटना को सिर्फ एक रैंडम प्राकृतिक आपदा की तरह नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? ये इसे क्लाइमेट चेंज का एक लक्षण, एक नतीजा बताता है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं वैसी अस्थिर झीलें बन रही हैं, और वो सच कहूं तो काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये तो चिंता की बात है। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट यानी वो दर जिस पर वो बैंकों को पैसा उधार देता है उसको 5.5% पर ही रखा है। दिलचस्प बात यह है कि महंगाई तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, फिर भी रेट कम नहीं किया। वजह बताई गई है अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता। हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकती हैं। मान लीजिए आरबीआई एक शेफ है, उसके पास एक बेहतरीन रेसिपी है, यानी कम महंगाई, जिससे वो ब्याज दरें कम कर सकता था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित सामग्री आ गई, अमेरिकी टैरिफ का डर। और उस डर की वजह से शेफ ने मतलब आरबीआई ने अपनी रेसिपी बदल दी और दरें कम नहीं की। वाह, अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आजकल जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति अक्सर इकोनॉमिक्स पर हावी हो जाती है। और ये अमेरिकी टैरिफ तो अब लग भी गए हैं। भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया है, यानी कुल 50%। और वजह बताई जा रही है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ट्रेड का मुद्दा नहीं है, ये असल में एक डिप्लोमेटिक रस्साकशी है। कूटनीतिक रस्साकशी कैसे? अमेरिका इन टैरिफ्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि भारत रूस को लेकर अपना नजरिया बदले, शायद रूस से दूरी बनाए। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? भारत अमेरिका को करीब $86.5 बिलियन का सामान बेचता है। असर काफी बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि लगभग 40 से 55% निर्यात प्रभावित हो सकता है, खास तौर पर टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर। हाँ, अच्छी बात यह है कि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। लेकिन जो सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं उनका क्या? वही तो असल चिंता है। यहीं पर वो जो जियोपॉलिटिक्स की बात हम कर रहे थे उसका असर जमीन पर दिखता है। तिरुपुर में कपड़ा बनाने वाली छोटी यूनिट्स या आगरा में लेदर का काम करने वाले एमएसएमईज, हाँ, उनके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, और हाँ, रुपए पर भी दबाव बढ़ेगा। ये दिखाता है कि अमेरिका दबाव तो बना रहा है, पर शायद अभी रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता। इसी माहौल के बीच एक और खबर है। भारत और रूस ने औद्योगिक सहयोग को और गहरा करने के लिए एक नए प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। ये हाई लेवल डिफेंस बातचीत के ठीक बाद हुआ है। क्या ये अमेरिकी दबाव का एक तरह से जवाब है? इसे आप कूटनीतिक शतरंज की एक चाल कह सकती हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो भारत क्या करे? उसके पास कुछ विकल्प है, या तो वो तटस्थ बना रहे, या फिर रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करके ये संकेत दे कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा और अपनी निर्भरता कम कर रहा है। दूसरा विकल्प तो जोखिम भरा लगता है। हाँ, बिल्कुल जोखिम भरा है। ये एक बहुत ही महीन संतुलन साधने वाली बात है। ठीक है, अब जरा रक्षा क्षेत्र की बात कर लें।
रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 67,000 करोड़ रुपए की नई सैन्य खरीद को मंजूरी दी है। हाँ, ये भारत की जो लॉन्ग टर्म मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की योजना है, हाँ। उसी का हिस्सा है। अच्छा। मकसद है सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना। हाँ। और जिस तरह का हमारा पड़ोस है, उसमें एक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना सरकार के लिए जाहिर तौर पर एक प्राथमिकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कुछ हलचल है। राजस्थान सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा सेंटर्स और AVGC XR के लिए नई पॉलिसीज का ड्राफ्ट पेश किया है। AVGC XR मतलब गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और वर्चुअल रियलिटी वगैरह। ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हाँ। राजस्थान, जिसे हम अक्सर उसके महलों और पर्यटन के लिए जानते हैं, हाँ। वो अब भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दाव लगा रहा है। अच्छा। AI, डेटा सेंटर्स, गेमिंग, ये सब भविष्य के ग्रोथ एरियाज हैं। वो एक तरह से रेगिस्तानी राज्य को डिजिटल नखलिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्कृष्टता केंद्र बनाने और निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। दिल्ली में भी एक बड़ा उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले नए केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला है। हाँ, और ये सिर्फ एक और सरकारी ऑफिस बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? इसके पीछे एक सिंबॉलिज्म भी है। इसे नए भारत के निर्माण और औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति पाने के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। कई मंत्रालयों को एक साथ लाना भी इसका एक मकसद है। ये एक तरह की भव्य कथा का हिस्सा है। और देखा जाए तो शासक वर्ग अक्सर अपनी विरासत छोड़ने के लिए बड़े स्मारक या इमारतें बनवाते ही हैं। लेकिन इन नए दफ्तरों से जुड़ी एक शिकायत भी सामने आई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के एक फोरम ने PMO को लिखा है। उनका कहना है कि ये जो नए ओपन प्लान ऑफिस हैं, उनमें वो गोपनीयता और प्राइवेसी नहीं मिल पा रही जो सरकारी काम, खासकर संवेदनशील फाइलों को संभालने के लिए जरूरी होती है। ये एक क्लासिक क्लैश है। एक तरफ मॉडर्न कोलैबोरेटिव ऑफिस डिजाइन का आइडिया है, हाँ, जहाँ सब मिलकर काम करें। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है हमारी पुरानी ब्यूरोक्रेसी, जहाँ गोपनीयता, फाइलों की सुरक्षा और एक हायरार्की बहुत मायने रखती है। बाबुओं को अपनी सीक्रेट फाइलों के लिए तो प्राइवेसी चाहिए ही होगी। ये एक दिलचस्प टकराव है। सही कहा। चलिए अर्थव्यवस्था पर वापस लौटते हैं, और इस बार अच्छी खबर है। भारत का जो सेवा क्षेत्र है, सर्विसेज सेक्टर, उसने जुलाई में जबरदस्त तेजी दिखाई है। सर्विसेज PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो इस सेक्टर की एक्टिविटी का एक इंडिकेटर होता है, वो 11 महीने के हाई पर 60.5 पर पहुंच गया। ये बहुत अच्छी खबर है। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। हाँ, बिल्कुल। तो PMI का 60.5 पर होना, जो कि 50 से काफी ऊपर है, 50 से ऊपर ग्रोथ दिखाता है, ये बताता है कि इस सेक्टर में काफी मजबूती है। नए बिजनेस ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय मांग दोनों ही मजबूत दिख रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े तो नहीं है, पर एक अच्छा संकेत जरूर है। हाँ, बिल्कुल, ये एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। दिल्ली में कारोबारियों के लिए भी एक राहत की खबर है। दिल्ली नगर निगम MCD ने फैसला किया है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां अब फैक्ट्री लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। अरे वाह, ये सुनने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बड़ा हो सकता है। कैसे? देखिए, ये सीधे सीधे लाल फीताशाही को कम करता है। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में अक्सर काफी समय और पैसा लगता है, अब वो बचेगा। इससे निर्माताओं को, खासकर छोटे वालों को, काफी मदद मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक अच्छा कदम है। बात तो सही है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के एक विशेष दूत ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक रूस चाहता है कि यूक्रेन में शांति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीधी बातचीत हो। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। अगर वाकई राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच सीधी बातचीत होती है यूक्रेन को लेकर, हाँ, तो ये पूरे यूक्रेन युद्ध के समीकरण को बदल सकता है। ये चीजों को जंग के मैदान से बातचीत की मेज पर लाने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पोलैंड से है। वहां करोल नवरोकी ने देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। नवरोकी एक रूढ़िवादी इतिहासकार हैं और उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी हासिल है। हाँ, और इससे पोलैंड की अंदरूनी राजनीति में कुछ सिरदर्द पैदा हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि अब वहाँ एक राष्ट्रवादी सोच वाले राष्ट्रपति होंगे, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो मध्यमार्गी खेमे से हैं। दोनों अलग अलग पॉलिटिकल कैंप से हैं। अच्छा, तो टकराव की संभावना है? हाँ, बिल्कुल। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सोच और पार्टियां अलग अलग हो, तो
सरकार चलाने में, फैसले लेने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एक तरह का गतिरोध बन सकता है। समझ गया। और आखिर में एक बड़ी टेक कंपनी की खबर। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने घोषणा की है कि एप्पल अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पर $100 बिलियन का अतिरिक्त निवेश करेगा। इससे अमेरिका में उनका कुल निवेश अब $600 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव लगता है एप्पल की तरफ से। स्मार्ट कैसे? देखिए, ये पॉलिटिकल तौर पर भी स्मार्ट है और बिजनेस के लिहाज से भी। एक तरफ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर वो वॉशिंगटन को खुश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। हाँ, मेक इन अमेरिका टाइप। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा और सुरक्षित बना रहे हैं। चीन पर निर्भरता शायद थोड़ी कम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का उत्पादन अपने देश में ला रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से फायदेमंद सौदा है उनके लिए। दिलचस्प है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां जिन पर हमने थोड़े विस्तार से बात की। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m. हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से, जिसमें हमने सिर्फ तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की, बिना किसी झुकाव या इमोशनल स्पिन के, आपको दिन की घटनाओं की एक साफ समझ बनाने में मदद मिली होगी। हमारा इस तरह सीधी, राय मुक्त खबरें देने का जो प्रयास है, वो आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही संभव हो पाता है। सिर्फ ₹1 प्रतिदिन यानी ₹29 प्रति माह के छोटे से योगदान से आप हमें विज्ञापन मुक्त और किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबरों से कभी कोई समझौता नहीं होता। हालांकि अभी के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये नज़रिया पसंद है और आप चाहते हैं कि आपको भरोसेमंद खबरें मिलती रहें, तो www.oneread.news पर सब्सक्राइब करने पर विचार करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी एक शांत, साफ खबरों के स्रोत से फायदा होगा, तो हम आभारी रहेंगे अगर आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं। आपका समर्थन हमें अपने मिशन में मदद करता है, शोर शराबे से दूर तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित जगह बनाना। आज जुड़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके समाचार जानने के तरीके में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। हम कल सवा 8 बजे आपके लिए और सुर्खियों के साथ वापस आएंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते रहिए। नमस्कार।